नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ। तो चलिए देखते हैं द हिंदू का कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमारी जियो पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ेगा आने वाले दिनों में। तो आर्टिकल है द ईरान चैलेंजेज। तो जो ईरान का चैलेंज है इस बारे में बात की गई इस पूरे आर्टिकल में। और राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ईरान का चैलेंज है वो अमेरिका के लिए कितना बड़ा है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर इसे सही से हैंडल नहीं किया गया तो चलिए देखते हैं कि ईरान चैलेंजेस के बारे में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ईरान को कैसे डील किया जाए। अमेरिका के लिए आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पूरे आर्टिकल में उसी बारे में बात की जा रही है। राइटर बोल रहे हैं कि बाइडेन को के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो न्यूक्लियर डील थी उसमें वो फिर से वापस आएँ। इसमें वो किसी भी तरह का के कंसेशन की एक्सपेक्टेशंस न करे तेहरान से, यानी बिना कोई तेहरान से उम्मीद किए वो न्यूक्लियर डील में वापस चले जाए। ये बाइडेन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये राइटर का सजेशन है बाइडेन साहब को। जैसा कि बाइडेन साहब पहले भी सत्ता में रह चुके हैं। पहले जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। उस समय बाइडेन साहब ने देखा था कि ईरान और यूएसए का रिलेशनशिप कैसा था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। उस समय जो चीज़ें थी, जिस तरह के रिलेशन थे, वो आज के समय में नहीं है। आज के समय में रिलेशन जस्ट एकदम 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितनी आसान पहले थी। अब यूएसए के लिए क्या होगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो इंटरनेशनल पावर्स है उसके साथ मिल के इन चीज़ों को डील करने की कोशिश करे और फिर से चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले आए। अब जबकि रिलेशन बहुत पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं तो अब चीज़ें उतनी आसान नहीं रही। चीज़ें काफ़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा चुकी हैं ये ट्रम्प साहब के आने के बाद। तो हुआ क्या था, ये कहानी ये है कि 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। यूएसए और उसके जो बाकी इंटरनेशनल पावर्स हैं उन सब ने मिलकर ईरान के साथ ही डील साइन की थी। उसमें हुआ ये, उसको भरोसा दिलाया गया था कि ईरान को कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, आपकी जो आपका टेरिटोरियल एरियाज़ है उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी खतरे हैं आप पे, हम उससे आपकी रक्षा करेंगे, आप इस डील में आ जाइए। उस समय इस्लामिक स्टेट का इशू था जो ईरान के अंदर भी काफ़ी हद तक फैला हुआ था। इराक़ में बहुत तेज़ वो बढ़ रहा था और डर था कि अगर इराक़ से बाहर निकला तो ईरान और बाकी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब जगहों पे पूरी तरह से वो कब्जा कर लेगा। तो उस समय ईरान भी यूएसए और जो उसके बाकी के जो साथी थे उनका साथ दे रहा था उस लड़ाई में। अब जब से ट्रम्प साहब आए तब से क्या हुआ, ट्रम्प साहब के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये सबसे बकवास डील है, इस डील में से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये अब तक का सबसे घटिया डिसीजन है ओबामा साहब का। ये बहुत सारी बातें उन्होंने बोली इसके अगेंस्ट में और बोल के इस डील से वो बाहर आ गए। ये जो न्यूक्लियर डील थी उसका नाम था, ऑफिशियल नाम था जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA ये इसका नाम था, जिसको न्यूक्लियर डील के नाम से हम जानते हैं हम लोग। और इस तरह से वो इस डील से बाहर आ गए और बाहर आके फिर से उस पर वो सारे सैंक्शंस जो हटाए थे ओबामा सरकार ने उसको फिर से इम्पोज कर दिया, यानी फिर से लगा दिया। यानी जो 8 साल की मेहनत ओबामा गवर्नमेंट ने की थी इन सब चीज़ों को पटरी पे लाने के लिए, उसको ट्रम्प साहब ने आते आते अपने कुछ ही टेन्योर में इसको फिर से एज इट इज़ कर दिया। तो सारी मेहनत बेकार चली गई। अब जबकि बाइडेन साहब फिर से आ गए 4 सालों के बाद और 20 जनवरी को फिर से सत्ता संभालने वाले हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो डिप्लोमेटिक चैलेंज है, वो यही होगा कि वो ईरान को कैसे हैंडल करते हैं, ईरान को कैसे संभालते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने अपनी कैंपेन में भी बोला था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा मैं ये वादा करता हूँ कि मैं फिर से उस डील में यूएसए को ले जाऊँगा जिस डील से ट्रम्प साहब बाहर आ गए हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत आसान होगा, उसमें उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी। उनके जो अपने साथी हैं जो वेस्ट एशिया में हैं वो उनका सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे इसके लिए, क्योंकि आज का सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। आज हम उस दुनिया में नहीं जी रहे जिस दुनिया में हम उस समय जिया करते थे 2015 के पहले। चीज़ें काफ़ी उल्टी हो गई हैं, काफ़ी कुछ उलट पुलट हो चुका है। पहले ईरान उनके साथ में वैसे हुआ करता था, अभी ईरान जस्ट अपोजिट हो चुका है। तो अब चीज़ें वैसी नहीं रही।
तो अगर ऐसा कुछ हुआ और जैसे कि बाइडेन साहब ने अपने जो इलेक्शन में वादा किया था कि मैं आते ही इस डील में फिर से वापस आऊँगा, तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो उनके सब अच्छे साथी हैं, जो उनके क्लोज एलाइज हैं, वही सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे। उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो इजराइल का आएगा। इजराइल आज के डेट में ईरान के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो इजराइल सबसे पहले विरोध करेगा, क्योंकि उसके जो इशूज़ है ईरान के साथ वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उसे डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन कर लिया और वो फिर से वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ तो इससे इजराइल को बहुत नुकसान होगा। तो इजराइल इसका अपोज करने वाला है। अब इसमें कुछ और आगे जोड़ रहे हैं राइटर, वो बोले कि अभी हुआ क्या है, कुछ दिनों की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। उसमें एक ईरान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादेह, ये उनका नाम है। इनका मर्डर हो गया और इस वजह से इस एरिया में काफ़ी टेंशन फैल गई है। अब ईरान बोल रहा है कि ये जो मर्डर हुआ है वो इजराइल ने किया है। अब जब ईरान ने खुल के बोला कि इस मर्डर को इजराइल ने किया है, तो अब इस पे इजराइल को कोई रिएक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इजराइल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इजराइल ने ही कंफर्म किया कि उसने मर्डर किया और नहीं इनकार किया इस बात से, यानी कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब अगर वो शांत है, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ईरान जो बोल रहा है वो कुछ हद तक सही है, ईरान ने ऐसा अज्यूम कर लिया। अब ईरान ने वादा किया फिर से कि जो हुआ है उसका हम बदला लेंगे। तो अगर ईरान ऐसा करता है, इसे टिट फॉर टैट अगर हम बोलें कि जैसे को तैसा, अगर इजराइल ने उसके साइंटिस्ट को मारा है, अगर ईरान बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, यानी मैं भी तुम्हारे किसी साइंटिस्ट को मारूंगा, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उस एरिया का माहौल बनेगा नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगा, चीज़ें और अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगी। अगर ये सब चीज़ें इसी हिसाब से चलती रही तो हो सकता है एक छोटा सा वार भी हो जाए। तो जो बाइडेन साहब का ख्वाब है कि फिर से यहाँ पे डिप्लोमेसी लाई जाए और इस चीज़ों को फिर से नॉर्मल किया जाए, ये सब फेल हो जाएगा। यानी बाइडेन साहब का सपना जो है कि चीज़ों को फिर से सही किया जाए, ईरान को फिर से पटरी पे लाया जाए, वो सब सपना धरा का धरा रह जाएगा अगर ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रही तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बाइडेन साहब के लिए कि इसे कैसे हम सेटल करें। इलेक्शन के बाद जैसा कि बाइडेन साहब ने बोला था कि हम कमिटेड है कि हम न्यूक्लियर डील में वापस आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक आ रही, जैसे जैसे वो सत्ता में आने वाले हैं, वैसे फिर से उन्होंने अभी बहुत जल्दी ये कंफर्म किया था कि हम हो सकता है कि जो ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ उसे और एक्सटेंड कर दें। एक्चुअली इलेक्शन में बोलना अलग बात होती है और जब हम ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ों को देखते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं तो अलग बात होती है। इलेक्शन में हो सकता है वोट बैंक की राजनीति चल रही हो इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन जब वो रियलिटी में आ रहे हैं और जब उनके जो अपने लोग हैं, जो उनके चारों तरफ उनके सलाहकार हैं, जब वो चीज़ों को सही से समझा पा रहे हैं कि देखो क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं, जब आप छोड़ के गए थे और आज की चीज़ों में कितना अंतर आ चुका है। अगर आप ईरान को इधर ला रहे हो तो ये चीज़ें होंगी जो आपके लिए नुकसान होगी, यानी इस देश को नुकसान पहुँचाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जब उनको समझाई जाती हैं तो उन्हें एहसास होता है यार अब चीज़ें उतनी आसान नहीं रही जितनी हमने छोड़ी थी पहले। तो उन्होंने फिर से बोला है कि हम उसे रिस्ट्रिक्शंस जो ईरान पे उसे और एक्सटेंड करेंगे, यानी 15 साल तक और हम बढ़ा देंगे उसको। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, उन्होंने इसको बताया इस तरह से कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ इस्लामिक रिपब्लिक के जो लोग हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वेस्ट एशिया में कर रहे हैं जिससे वहाँ नुकसान पहुँच रहा है। हम इस बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि क्यों किस तरह से वो वेस्ट एशिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए हम ईरान पे और रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस को घटाया गया और ईरान को फिर से पटरी पे लाया गया तो इजराइल हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, जो एक बहुत अच्छा और बहुत ही भरोसेमंद साथी है यूएसए का। तो अब बाइडेन साहब थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं, तो अब उनको सजेस्ट कर रहा है राइटर बोल रहे हैं कि दिस सजेस्ट दैट मिस्टर बाइडेन, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे मिस्टर बाइडेन को कि जैसे ट्रम्प साहब ने क्या किया था कि अकेले ही जो एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील का उससे बाहर आ गए थे। तो बाइडेन के लिए सजेशन है कि वो उस ओरिजिनल जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट करें, कुछ ऐसे अमेंडमेंट करें कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें दोबारा ना हो पाए। एक उसके लिए सजेशन है बाइडेन साहब के लिए। और ट्रम्प ने क्या किया था कि एक्सपेक्ट किया था कि जब ईरान को हम फिर से कुछ ऐसा करें, उसको फिर से हम टेबल पे लाएं, और उसके लिए ट्रम्प ने बहुत ही कोशिश की कि ईरान को हम टेबल पे फिर से लाते हैं और टेबल पे आके उससे निगोशिएशन करते हैं, लेकिन तेहरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। इस तरह के किसी भी प्रेशर में वो नहीं आया। ऐसा ट्रम्प साहब को उम्मीद थी कि हम डील से बाहर आ जाएंगे, हम फिर से एक नई डील करेंगे ईरान के साथ, जो फ्रेश डील होगी उसमें हम और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो इसके लिए ट्रम्प साहब ने काफ़ी कोशिश की अपने समय में, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई। ईरान बिल्कुल हिला ही नहीं, बोला नहीं, जब आप डील से निकल गए तो हम दोबारा आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। जैसा कि ट्रम्प साहब ने सोचा था वो उसकी जस्ट अपोजिट हो गया।
अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया उस समय, जितना प्रेशर डालना चाहा तेहरान के ऊपर, उसने उतना ही विरोध किया। यानी जितना इन्होंने प्रेशर डाला उसने उतना विरोध किया, मतलब वो बिल्कुल नहीं झुका। जैसा कि ट्रम्प साहब को उम्मीद थी कि अगर हम प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है ईरान प्रेशर में आ जाए और फिर से हमारे साथ कोई नई डील कर ले, लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। टेंशन दोनों कंट्रियों के बीच में इतनी बढ़ गई कि 2 बार ऐसी सिचुएशन आई कि जैसे लग रहा था कि वार हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था कि ईरान ने क्या किया कि अमेरिका के एक ड्रोन को मार दिया, शूट डाउन कर दिया। ये जून की बात है, गल्फ में हुआ था, जून 2019 में एक घटना घटी थी। और दूसरी बार क्या हुआ कि यूएसए ने ईरानियन एक जनरल था कासिम सुलेमानी, बहुत ही फेमस जनरल था वहाँ का, उसको इसी जनवरी में मार दिया। तो 2 बार ऐसी सिचुएशन आई जैसे लग रहा था कि अब वार हो जाएगा उनमें, लेकिन ये वार होते होते रह गया। अब बाइडेन के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या बाइडेन साहब फिर से डिप्लोमेसी को पटरी पे ला पाएंगे, क्या डिप्लोमेसी को फिर से सही डायरेक्शन दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा ये है कि क्या जो दोनों देशों के बीच में जो भरोसा जो ख़त्म हो चुका है उसे क्या फिर से वो रीस्टोर कर पाएंगे। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो जो डील थी, न्यूक्लियर डील, उसे वो फिर से जीवित कर पाएंगे, अगर ये दोनों चीज़ें हो पाती हैं तो। लेकिन दोनों चीज़ें काफ़ी मुश्किल दिख रही हैं आज के समय में। अब सबका इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या न्यूक्लियर डील का क्या होगा, क्या न्यूक्लियर डील फिर से रिवाइव हो पाएगी, क्या हम उसे फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे, या अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो, अगर ऐसी चीज़ें हो पाती हैं, न्यूक्लियर डील फिर से जीवित हो पाती है, तो सबसे जो बड़ा जो उसका रिज़ल्ट होगा वो होगा कि ईरान अपना जो एक न्यूक्लियर बम बनाने के रास्ते पर चल रहा है उससे वो दूर हो जाएगा, उससे वो दूर हट जाएगा। पहला ये होगा। और दूसरा ये होगा कि इस एरिया में शांति कायम हो जाएगी, फिर से जो रूल्स हैं रेगुलेशंस वाली चीज़ें हैं वो फिर से रिस्टोर हो जाएंगी। तो 2 चीज़ें हो पाएंगी। इस पर सबका इंटरेस्ट है कि देखते हैं आगे क्या होता है। अब बाइडेन साहब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो फिर से अपने आप से जाके इन सारी चीज़ों को रीअसेस करें, सारी चीज़ों को फिर से देखें। जो चीज़ें उन्होंने उस समय छोड़ी थी और आज के बीच में कितना कुछ बदल चुका है, उनको फिर से देखना होगा और अपने साथियों के साथ मिल के एक प्रोवोकेटिव अटैक करना होगा, यानी जुबानी जंग लड़नी होगी ईरान के लोगों से। ईरान के लोगों को बताना होगा कि इसके लीडर कितने निकम्मे हो चुके हैं और इनको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की जुबानी जंग लड़नी होगी ताकि उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर बनाया जाए इस समझौते में आने के लिए। और इसके साथ साथ क्या करना होगा, ईरान को ये अश्योर कराना होगा कि तुम्हारे इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी एश्योरेंस है वो हम लेते हैं, तुम्हें इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा इस डील में आने से और तुम्हारे ऊपर कोई बाहरी हमला नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर ये सब बाइडेन आने के बाद ये सब अगर कर पाते हैं तो ईरान हो सकता है इस डील में वापस आ जाए। और इसके अलावा अब ईरान की तरफ से क्या करना होगा, ईरान को बहुत ही शांति से पूरी जो स्ट्रेटजी है उसे ऑब्जर्व करनी होगी और ये जो डिप्लोमेसी है इसे फिर से एक मौका देना होगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो इस एरिया में शांति बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी और ईरान फिर से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा। तो इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं राइटर। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता है एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।